सीडीएस 2020 के सितंबर वाले अटेम्प्ट का सेट ए। ये पेपर का सबसे फर्स्ट पेज जो होता है ये आपकी डायरेक्शंस लेके आता है, जिसमें कुछ मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस लिखे होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इनको पढ़े बिना या एक बार इनके थ्रू गो थ्रू हुए बिना आप पेपर को स्टार्ट ना करें। कैसे कैसे आपको किस किस तरह से ओएमआर शीट फिल करनी है, क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है, ये सारी चीजें एज एन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी होती हैं। इसको पढ़ने के बाद ही आपको सजेस्टेड है कि आप मेन पेपर पे बढ़ें। सो फर्स्ट पेज इसी चीज का डेडिकेटेड होता है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। आई गेस 10 पॉइंट्स होता है यहाँ पे। देन वी मूव टू द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन से फिलहाल आज स्टार्टिंग हो रही है, राइट। सो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे डायरेक्शंस से स्टार्टिंग होती है, तो कॉम्प्रिहेंशन के डायरेक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन में कौन से क्वेश्चंस एज अ चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं। सी ये जो पेपर है इसका स्टार्टिंग कोई फिक्स क्वेश्चन से नहीं होता है, यानी कभी कॉम्प्रिहेंशन मिल सकता है तो कभी स्पॉटिंग एरर हो सकता है। किस्मत अच्छी हो तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाए, जैसे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस मिल जाए या एंटोनिम्स के मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्टिंग हो रही है। लेट्स सी द डायरेक्शंस और देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं, फिर बात करेंगे एग्जैक्टली पैसेज की। तो डायरेक्शंस में इन दिस सेक्शन यू हैव 3 शॉर्ट पैसेजेस. After each passage you will find some items based on the passage. Read the passage carefully and answer the items based on it. हर बार की तरह फिर से बता रहा हूँ, आइटम का मतलब यहाँ पे आइटम नहीं है, यहाँ पे आइटम का मतलब क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिए और चलते हैं पैसेज नंबर 1 की साइड। सो पैसेज नंबर 1 को रीड करते हैं और फिर देखेंगे क्वेश्चंस क्या क्या कह रहे हैं। देखिए ध्यान से। China's government announced on April 19 that it had signed a landmark security pact with the Solomon Islands, evoking concerns from Australia and the US. The agreement is the first of its kind that China has agreed with any country and underlines its ambitions to play a security role in the Pacific. The final version has not been made public. It will pave the way for China to deploy its security forces there. The Solomon Islands can request police and military personnel to assist in maintaining social order, while China can make ship visits and use its ports for logistics. थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से क्या कह रहा है ये। China की गवर्नमेंट announced on April 19 that it had signed a landmark security pact with the Solomon Islands. चाइना की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 19 अप्रैल को अनाउंस किया कि उन्होंने लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट यानी कि एक कोई एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? सोलोमन आइलैंड्स के साथ में। इवोकिंग कंसर्न्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस। अब ऑस्ट्रेलिया और यूएस इस चीज पे बड़ा कंसर्न है कि भाई ये पैक्ट साइन हो गया, अब इनके रिलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, अब कुछ तो हमारी अगेंस्ट में गड़बड़ होने वाली है। The agreement is the first of its kind that China has agreed with any country. पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना किसी कंट्री के साथ में अग्री हुआ है to play a security role in the Pacific. Agreed with any country and underlines its ambitions to play a security role in the Pacific. और ये चीज क्या दिखाता है कि सिक्योरिटी रोल को प्ले करने के लिए चाइना कितना एम्बिशियस है, कितना ज्यादा उत्सुक है, कितना ज्यादा एंथुसियास्टिक है ये काम करने के लिए। It will pave the way for China to deploy its security forces there. अब इस चीज से धीरे धीरे क्या पक्का होता जाएगा कि चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पैसिफिक में धीरे धीरे डिप्लॉय करने लगेगी, ठीक है। The Solomon Islands can request police and military personnel to assist in maintaining social order, while China can make ship visits and use its ports for logistics. अब ये दोनों फायदे हो रहे हैं, Solomon Islands को भी और चाइना को भी अपना फायदा इसमें दिख रहा है। This will give China's vessel a strategic foothold in the Pacific. इस तरीके से चाइना का अच्छा खासा फुटहोल्ड बन जाएगा कि भाई चाइना वाले जब वहां पे सिक्योरिटी दे रहे हैं तो कभी भी आना जाना बना रहेगा, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो इस तरीके से फुटहोल्ड उनका बन जाएगा, ठीक है। In the Pacific, in a region close to Australia and Guam, where the US had a naval base. अब ये कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जिसके करीब ऑस्ट्रेलिया है, और जहाँ पे यूएस का एक नेवल बेस है वो जगह है गुआम, ठीक है। इन्हीं के पास है पैसिफिक वाले एरिया पे चाइना अपना कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंसर्न्ड है। बोथ कंट्रीज अनसरप्राइजिंगली एक्सप्रेस कंसर्न, with Washington even dispatching a senior official to the Solomon Islands who will take up the pact as well as plans to reopen the US embassy there. अब यहाँ पे क्या क्या सॉल्यूशंस के लिए बातें हो रही हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। फिर आगे बोल रहा है the significance of the pact extends beyond the immediate regional security concerns in the Pacific. जो सिग्निफिकेंस है इसका पैक्ट का, ये इमीडिएट रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो पैसिफिक है उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ करने के इंटेंशंस को दिखा रहा है। The Solomon Islands government said that agreement does not imply China will build a base there. अब सोलोमन आइलैंड ने बोला कि भैया ऐसा नहीं कि चाइना अपना एक बेस बना लेगा वहां पे और जब मर्जी तब आके रह रहा है, वहां से लड़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है।
The pact does, however, relate to a second key pillar of China's about peaceful rise doctrine, which was as popularized by Panchashil, or the five principles of peaceful coexistence, the non-interference in the internal affairs of other countries. The deployment of security forces in a foreign country certainly does not square with that idea. अभी कह रहा है कि जो मतलब ये सब चीजें ली थी, पंचशील है, पांच प्रिंसिपल है, पीसफुल एग्जिस्टेंस के, ये सब चीजें जो बनाई गई थी उस हिसाब से जैसे चाइना यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब जिस तरीके से चाइना दूसरे कंट्री को जाके एक्वायर करके वहां पे सिक्योरिटी देने के बहाने से वहां पे जाके बसने की कोशिश कर रहा है, तो किसी तरीके से इन पांच जो ये फाइव प्रिंसिपल्स थे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, इनके हिसाब से अग्री नहीं कर रहा है, मतलब यूएस और ऑस्ट्रेलिया को कंसर्न्स या खतरे दिख रहे हैं. China has already begun to do so elsewhere, albeit on a limited scale. China's past commitments on military bases and non-interference were intended to show the world Beijing could not seek to become a global hegemon, its favorite term to describe the US. तो ये फिलहाल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं. देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से देखेंगे इनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं. देखेंगे पहला क्वेश्चन, चाइना's objective of signing a security pact with Solomon Islands is. चाइना का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मोटो था कि इन्होंने जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है सोलोमन आइलैंड के साथ, सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब है सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो इन्होंने साइन किया सोलोमन आइलैंड के साथ, वो क्या था? टू कंट्रीब्यूट इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द पैसिफिक, टू एक्सटेंड इट्स टेरिटरी. अब फिलहाल ये अगर रहा होगा तो लिखा नहीं है बेटा, है ना, अल्टीमेटली तो यही है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं कि आपका टेरिटरी बढ़ाने के लिए. टू डेवलप सोलोमन आइलैंड्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. सी डी कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल एड इन एनहांसिंग सिक्योरिटी मेजर्स इन द पैसिफिक. अब फाइनेंशियल वाली बात कहीं नहीं कही है. इट वुड बी ए दैट इज टू कंट्रीब्यूट इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द पैसिफिक. अब बोल के तो यही जा रहा है ना कि भैया हम पैसिफिक में सिक्योरिटी देंगे आपको, और आगे जाके जो इंटेंशंस होंगे वो तो डेफिनेटली यही है कि टू एक्सटेंड इट्स टेरिटरी. लेकिन ये हमें पता है, बट ये पैसेज में लिखा नहीं है, इसलिए बी सी डी के साथ नहीं जा सकते. इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस. चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, द पैक्ट सिंबलाइजेस चाइना's डॉक्ट्रिन ऑफ. ये जो पैक्ट है ये चाइना की किस डॉक्ट्रिन को बता रहा है, कौन से प्रिंसिपल्स को बता रहा है? एक कह रहा है एडवांसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंट्रीज, ये प्रिंसिपल तो कभी नहीं रहा है, जो यहाँ पे लिखा है वही वाला बताना है. डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस वेरेवर नीडेड, अभी डॉक्ट्रिन नहीं है, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे अपनी फोर्स भेज देना, ये डॉक्ट्रिन होती है? बिल्कुल भी नहीं. सी देखो, एडवांसमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इससे इनका कोई मतलब नहीं है. डी कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यही है. द पैक्ट सिंबलाइजेस चाइना's डॉक्ट्रिन ऑफ. ये पैक्ट क्या दिखा रहा है? चाइना का डॉक्ट्रिन. क्या डॉक्ट्रिन था इनका? इनको दिखाता हूं आपको. इनका डॉक्ट्रिन क्या था? देखो बेटा ध्यान से, इन्होंने बोला कि भैया चाइना का जो डॉक्ट्रिन था, चाइना का जो डॉक्ट्रिन था पीसफुल राइज, है ना, ये फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये डॉक्ट्रिन था. लेकिन कहीं से भी जो ये काम कर रहे हैं वो उस हिसाब का नहीं लग रहा है, यही डॉक्ट्रिन था. सो इसलिए आंसर कौन सा लेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बेटा. सो डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट चॉइस हियर. बाकी ए, बी और सी को बाहर कर देंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. Which one of the following is implied by Beijing would not seek to become a global hegemon? इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है. देखो, Beijing would aspire to become a strong ruler. अब यहाँ पे तो गलत हो गया, not seek लिखा है. Beijing is ambitious of becoming a superpower. ये दोनों देखो बाहर हो गए. C बोल रहा है Beijing is not aspiring to have a control over the world. अभी कह रहा है Beijing would not seek to become a global hegemon. ठीक है, hegemon का मतलब क्या होता है? जो सबको कंट्रोल कर रहा हो, या जो सबको ओवर पार कर रहा हो, दैट इज हेजेमन. सो बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड. डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट चॉइस. डी बाहर. बीजिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नहीं, इसका मतलब नहीं है. ये बीजिंग को कभी भी वर्ल्ड का मतलब लीडर बनाने की बात या वर्ल्ड पे कंट्रोल करने की बात नहीं बनाना चाहते. सो बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजेमन का मतलब है बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग एंड नॉट सीकिंग टू हैव अ कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड. ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. What does square with that idea का मतलब क्या होता है? Square with that idea का मतलब था कि जो इन्होंने बोला था कि पंचशील वाला प्रिंसिपल है उसके साथ अग्री नहीं कर रहे हैं. मतलब पंचशील कुछ और कह रहा है और ये कर कुछ और रहा है, तो इनकी हरकतें उस पंचशील से अलग सी दिख रही हैं. ये बात यहाँ पे कही गई है. So does square with that idea का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको बताना है square with that idea का मतलब क्या है. Having multiple ideas नहीं, नॉट इन एग्रीमेंट विद द आइडिया. एग्जैक्टली जो आइडिया इन्होंने बोला था उसके साथ में ये नहीं है. ठीक है, नॉट इन एग्रीमेंट विद द आइडिया. सी और डी भी बाहर हो जाएंगे. इंपोजिंग पर्सनल व्यूज ऑन अदर्स, अग्रीइंग विद द मल्टीपल व्यूज, नहीं बेटा ये क्या है?
स्क्वायर विद दैट आइडिया मतलब किसी के साथ में अग्री नहीं कर रहे थे, इस जगह यहाँ पे यही लिखा है। तो वो देखते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा था। Five principles and internal affairs others that deployment of security forces in the foreign country certainly does not square with that idea। तो इसका मतलब क्या लेंगे बेटा, नॉट इन एग्रीमेंट विद दैट आइडिया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। What does strategic foothold imply in the passage? Strategic foothold का मतलब क्या है? जैसे हमने क्या देखा था, फुटहोल्ड का मतलब क्या होता है, अपनी पकड़ बना लेना, अपनी पकड़ बना लेना। तो चाइना वहां पे जाके अपना मिलिट्री बेस या जो हेल्प करना चाह रहा था, उनकी जो सिक्योरिटी दे रहा था, उससे इनका मतलब क्या था कि भैया इस तरीके से धीरे धीरे करके हम वहां पे अपनी पकड़ बना लेंगे और फिर अगर हमको वहां से किसी पे अटैक करना होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। चाइना से यूएस तक अटैक करना और एक उनके बगल में ही रह के अटैक करना उनके मिलिट्री कैंप पे, मिलिट्री बेस पे, ये काफी आसान है दूसरा वाला। तो जो स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड है इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक स्ट्रेटजी वाला या हमारा एक प्लान करके हमने वहां पे कब्जा किया है। सो वैलिड एंट्री गलत हो जाएगा, प्लान्ड एक्सेस ठीक है, लेजिटिमेट पैसेज और सैंक्शन रूट्स नहीं है, ये दोनों तो सेंसलेस हो गए। कौन सा, प्लान्ड रूट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पैसेज नंबर 2। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। Among the major objectives of the Glasgow summit was to frame the foundation of an international carbon dating system listed in the Paris Agreement to achieve the target of net zero emissions by 2050. It would enable nations to transfer credits to each other and offset their emission targets. Critics of the trading system, and there are many, say it would give leeway to developed countries and companies that are highly polluting to stave off making deeper cuts in their low emissions by buying credits from poorer countries at exploitative prices. There are also major differences whether the new trading system will recognize historical emissions permitted under earlier protocols. Others want rules that permit double credits for the nation funding a particular carbon reducing project, such as the regeneration of forests to act as a carbon sink and for the country implementing it. A third issue is whether a share of the revenue from such a bilateral trading agreement will go towards the UN's adaptation fund. There have also been concerns about the integrity of the accounting system for such credits. अब यहाँ पे बात हो रही, जो भी बवाले चल रहे हैं उनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, एमिशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑल द रकस दैट इज गोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस और देखते हैं कौन से पॉइंट्स को वापस हमें समझने की, पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा। अब ये 6 नंबर पूछा है, व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन डेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है इंटरनेशनल कार्बन डेटिंग सिस्टम, जरा ऑप्शंस पढ़ के देखें, क्या पता मालूम चल जाए। ये देखो, काउंटिंग कार्बन एमिशंस बाय पुअर कंट्रीज, इंटरनेशनल तो नहीं होगा फिर ये, a system of counting carbons every year, the exchange of carbon credits between nations, definitely it would be option number C। देखो जब हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, सिर्फ पुअर कंट्रीज के बारे में नहीं, it would be कि पूरे नेशंस, जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में कार्बन्स को हम काउंट करें तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम। जरा इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं, व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम। देखो जरा यहाँ पे इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लिस्टेड इन द पेरिस एग्रीमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस। ठीक है, अब यहाँ पे एंड ऑफसेट एमिशन टारगेट trading system, and there are many say it would give leeway to develop countries and companies that are highly polluting to stop making of deeper cuts in their low emissions by buying credits from poor countries at exploitative prices। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी ही कंट्रीज जितना पोल्यूशन कर रही हैं उसके बेसिस पे ये चीजें चल रही हैं। एक्चुअली में बहुत सारी बातें होती हैं, अगर हम एक जनरल सा या जिस्ट इसका बताएं तो जो पुअर कंट्रीज हैं वो इतना ज्यादा एमिशन नहीं करती हैं, बट जो मतलब जो अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का काम करती हैं। सो इसका जस्ट आप ऐसे समझ सकते हो। सो इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस, दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। What is the third issue being mentioned in the context of the share of revenue? अब यहाँ पे क्या है, क्या पूछ रहा है, जो तीसरा इशू मेंशन किया गया है शेयर ऑफ द रेवेन्यू, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है ना। तीसरा इशू देखो बेटा यहाँ पे लिखा है, तीसरा इशू क्या बोल रहा है,
Third issue is whether the share of the revenue from such a bilateral trading agreement will go towards the UN adaptation fund. ये तीसरा इशू है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा. ये इशू है UN के adaptation fund में ये जो revenue है ये जाएगा कि नहीं शेयर जाएगा. So let's read the options. The revenue may not be shared with UN's adaptation fund. Exactly ये वाला ही context था. तो इसको रखते हैं बी. डेवलप्ड कंट्रीज वुड टेक द रेवेन्यू फ्रॉम द बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स. यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं कर रहा, ये भी यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, ये भी यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा. इकलौता पॉइंट जो यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है वो ए है, और थर्ड वाला इशू यूएन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था. इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे को यही वाला ऑप्शन जो कि नेगेटिवली उसी चीज पे आ रहा है उसके साथ में जाना पड़ेगा. सो सेवेंथ वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. फॉरेस्ट्स to act as a carbon sink means. फॉरेस्ट जो होते हैं वो कार्बन सिंक की तरह काम कर सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है? देखो, फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशंस, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऐड टू कार्बन एमिशंस. देखो जरा ध्यान से बेटा, जब हम फॉरेन को कार्बन सिंक की तरह दे रहे हैं तो ये जो फॉरेस्ट है ये क्या कर रहे हैं? इसका एमिशन को क्या कर रहे हैं? अपने अंदर लेते जा रहे हैं, इसका एमिशन बिल्कुल जीरो कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशंस, ये बाहर क्यों निकाल देंगे? ये सही चीज है. बी डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एड्स टू कार्बन एमिशन. नहीं, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट थोड़ी कार्बन एमिशन को ऐड करेंगे. फॉरेस्ट कैन नॉट रिड्यूस कार्बन एमिशन, इसकी वजह से हम सिंक थोड़ी बोलेंगे इसको. फॉरेस्ट कैन इंप्रूव द एनवायरनमेंट. अब यहाँ कार्बन एमिशन की बात हो रही है सर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही लॉजिक दे रहा है, फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन. दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9. What is the concern about the integrity of the accounting system? अब कंसर्न क्या है इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, इस चीज पे हमें बात करनी है. तो देखते हैं बेटा, जो कंसर्न है इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ये क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे. कंसर्न्स यहाँ पे लिखे होंगे. व्हाट इज द कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम. सी अकाउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, सो दिस इज सेइंग कि इसको देखना पड़ेगा, आई गेस पूरा पढ़ना पड़ेगा एक बार. हाँ, यहाँ पे देखिए, there have also been concerns about the integrity of the accounting system for such credits. कौन से credits के लिए? कि भैया third issue is whether the share of the revenue from such a bilateral trading agreement will go towards the unit adaptation fund. है ना, ये सारे concerns हुए कि भैया ये agreement जाएगा भी कि नहीं जाएगा, और इनका कोई वो जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करने पे फिक्स तो रह ही नहीं रहे हैं. ये गरीब कंट्रीज या पुअर कंट्रीज जो है एमिशन के कॉन्टेक्स्ट में उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं. तो ये थोड़े से कंसर्न्स हैं. ए पढ़ते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड नॉट बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम. यही एक मेजर कंसर्न है. सो ए इज अ गुड ऑप्शन. फिलहाल इसको सेलेक्ट करते हैं और अभी बीसीडी पढ़ते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम. अगर ये अडेयर कर गए, मतलब ये क्या हो गए, अगर ये उसके साथ में चल रहे हैं मिलके, तब कोई कंसर्न ही नहीं है, तो भी तो बाहर हो गया. सी पुअर कंट्रीज वुड नॉट बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम ऑन कार्बन एमिशन. अरे बिल्कुल ये चीज तो कहीं नहीं गई है. पुअर कंट्रीज के बेसिस पे कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग इन्हीं का फायदा उठा रहे हैं. डी इज पुअर कंट्रीज वुड बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम ऑन कार्बन एमिशन. पुअर कंट्रीज अगर अडेयर कर रहे हैं, मतलब उनके साथ साथ मिलके चल रहे हैं, तो कंसर्न का हुआ डी भी बाहर. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड नॉट बी एडहरिंग टू द क्रेडिट सिस्टम. ठीक है, चलो अगला 10th क्वेश्चन की बात करते हैं. Which one of the following words is nearer to the meaning of the word protocol in the text? प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? ठीक है, देखो जब हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं ना, तो यानी कि कोई ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बने हैं जो फॉर्मली बनाए गए हैं और वो आपको फॉलो करने हैं. तो ऑप्शंस में हमारे पास में है फाइनल ट्रुथ, ये बाहर है. स्कूल ऑफ थॉट का मतलब नहीं है. सी फॉर्मल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक लग रहा है. मीटिंग द टारगेट ऑफ 100%. प्रोटोकॉल का मतलब ये नहीं होता है. इकलौता ऑप्शन जो लॉजिक दे रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बेटा. चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. लेकिन इसके लिए फिर हमें तीसरा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा. चलिए तीसरा पैसेज पढ़ते हैं और फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की साइड में. तो थर्ड पैसेज यहाँ पे कह रहा है द आरबीआई एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन एट 6.7% in 2022 and 23. Recent government data also suggests that inflation has become more broad-based, excluding the volatile components such as food and fuel. Core retail inflation was around 7% in April, with almost all subgroups in the index witnessing elevated inflation. ये वाली बात में कुछ समझाने जैसा नहीं है, ये आप ऑलरेडी समझ गए होंगे. And considering the inflation in the pipeline, the wholesale price index continues to be in double digits.
price pressures are unlikely to dissipate in the immediate term. According to analysts, while manufacturing firms have been passing on the rise in input costs, it remains incomplete in the case of the services sector. However, as demand firms up, the pass-through is likely to gather traction. This combination of factors suggests that inflation may not fall dramatically, as and when commodity prices fall, prices may prove to be tad sticky on the downside. The RBI's revised quarterly forecast for inflation also seem to suggest so. Inflation has now been projected at 7.5% in the first quarter and 7.4% in the second quarter, trending downwards thereafter 6.2% in the third quarter and 5.8% in the fourth quarter. अब ये सारी बातें हो रही हैं, इन्फ्लेशन किस तरीके से घट रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे रॉ मटेरियल सब महंगे हो रहे हैं, तो चीजें प्रोडक्शन में भी महंगी हो रही हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ, द इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ना घटना, क्या क्या चीजें चल रही हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था 6.7 और अल्टीमेटली हमारे पास में 4 क्वार्टर्स में 7.5, 7.4, 6.2 एंड 5.8 आए हैं. अरे अभी आगे भी है. चल, implicit in these quarterly inflation forecast is also acknowledgement that inflation will likely exceed the upper threshold of the central bank's inflation targeting framework for 3 consecutive quarters. Considering the risk that the unanchoring of inflation and inflation expectations pose to macroeconomic stability and the country's growth prospects, the central bank must look beyond its quotidian responsibilities and continue to focus on maintaining price stability, attaching primacy to inflation management. ठीक. अब सारे सजेशंस लिखे हुए हैं, क्या क्या चल रहा है ये लिखा था, कैसे कैसे इन्फ्लेशन कितना कितना बढ़ रहा है, बैंक्स के क्या क्या सजेशंस थे और उसके बेसिस पे कितना इन्फ्लेशन उस थ्रेशोल्ड को पार किया, कुछ नीचे गया, तो एवरेज अगर हम देखें तो वो उस थ्रेशोल्ड को पार ही कर गया था. तो ये कंसर्न्स है, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट करने हैं, कुछ सजेशंस है, एंड दैट्स व्हाट दिस पैसेज वाज ऑल अबाउट. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस और फिर देखेंगे और कौन सी चीजें समझने की जरूरत है. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट आर द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन. वॉलेटाइल कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑल सबग्रुप्स इन द इंडेक्स, कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड फ्यूल. अब बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से वॉलेटाइल है. अभी यहाँ पे लिखा था फूड एंड फ्यूल वाला जो सेक्टर है उसमें ये चीजें क्या है, वेरी कर रही है ना. तो वॉलेटाइल वाला जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ. सी ये जो लिखा हुआ है देखो, एक्सक्लूडिंग द वॉलेटाइल कंपोनेंट सच एज फूड एंड फ्यूल. वॉलेटाइल में कैसे लिखा है, फूड और फ्यूल यहाँ पे वॉलेटाइल कंपोनेंट है. ऑल सबग्रुप्स इन द इंडेक्स ये बाहर है, कंपोनेंट सच एज फूड एंड फ्यूल बी इज इन. सी बोल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स ये बाहर है, डी इन्फ्लेशन ऑफ द पाइपलाइन इन द पाइपलाइन बाहर. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन्ड है, सो वी गो विद दैट. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. व्हाई आर प्राइसेस अनलाइकली टू अबेट इन द शॉर्ट टर्म. अब प्राइसेस अबेट क्यों हो रही है शॉर्ट टर्म में? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन, बिकॉज प्राइसेस वंस अप नेवर कम बैक डाउन, बिल्कुल बाहर है. सी बिकॉज इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन इज वॉलेटाइल, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है. आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, सेंट्रल बैंक के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, तो इंटरनेशनली हम नहीं जाएंगे. बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम सब ग्रुप्स, ऐसा भी नहीं है. इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन. ठीक है, इस वजह से प्राइसेस आर अनलाइकली टू अबेट इन द शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में हो सकता है चीजें आगे चल के ठीक हो जाए. चलो अगला 13. In what context are the words pass through used in the passage? अब pass through को कहाँ यूज किया गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, इसको अगर हम थोड़ा सा देख ले तो पता चल जाएगा कि pass through को किस लिए यूज किया गया था. अब बिना उसको देखे हम जान तो सकते नहीं है, तो चलिए pass through कहाँ लिखा हुआ है. सी ये लिखा हुआ है pass through. अब ये लिखा है pass through. चलो पास थ्रू लिख तो दिया, लेकिन किस लिए लिखा है ये बात मालूम होनी चाहिए. तो देखो जरा ध्यान से बेटा, पास थ्रू लिखा हुआ है यहाँ पे, पास थ्रू लिखा हुआ है यहाँ पे. अब सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है. देखिए ध्यान से, पास थ्रू के लिए however as demands firms up the pass through is likely to gather traction. अब यहाँ पे इसका मतलब ये है बेटा, जो भी जैसे जैसे चीजें डिमांड बढ़ती जाएंगी उसी तरीके से सारा प्राइस और सारी चीजें बढ़ती जाएंगी. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पास थ्रू को कैसे यूज किया गया है, दैट सर्विसेज सेक्टर विल इंक्रीज प्राइसेस एट डिमांड्स पिक अप. एग्जैक्टली वही चीज है जो यहाँ पे लिखा गया है. देखो however as demands firms up, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी द पास थ्रू इज लाइकली टू गैदर ट्रैक्शन.
वैसे वैसे पास थ्रू जो भी इंडस्ट्री है या जो सर्विसेज हैं, मतलब जैसे मान लो आप यहाँ पे हो और ये यहाँ पे चीजें बन रही हैं, तो डिमांड अगर बढ़ी तो ये सब सोर्सेस लेके सर्विसेज से लेके सब कुछ बढ़ता जाएगा। सो सर्विसेज सेक्टर विल इंक्रीज प्राइसेस एज डिमांड्स पिक अप, ये एकदम सही है। वी देखो दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ इनपुट कॉस्ट बीज आउट, सी दैट द इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द प्राइस प्रेशर, ये यहाँ पे नहीं लिखा है फिलहाल। द इन्फ्लेशन विल पास थ्रू द सर्विस सेक्टर, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल वन, क्योंकि एग्जैक्टली इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लिंक भी कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। 14th और 15th को एक साथ स्क्रॉल कर लेते हैं। चलो 14th कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड quotidian as is in the passage। quotidian का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, quotidian को ढूंढ लेते हैं और इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। देखो quotidian कहाँ लिखा हुआ है? सी, ये है quotidian, ये लिखा है quotidian। अब इसको हमें पढ़ने के लिए एक लाइन इसकी जहां से शुरू हुई है वहां से पढ़ लेंगे। देखो, कंसीडरिंग द रिस्क दैट द अनएंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस पोज टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी and the country's growth prospect, the central bank must look beyond its quotidian responsibilities and continue to focus on maintaining price stability, attaching primacy to inflation management। quotidian का मतलब होता है बेटा जो डेली लाइफ वाला होता है, जो डेली लाइफ होता है उसको quotidian बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में है हमारे पास में एग्जिस्टिंग, प्राइमरी, डे या डे टू डे। सी इट इज डे टू डे। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी सी गलत है। यहाँ पे डे टू डे की जगह डेली लाइफ भी हो सकता था, है ना, डेली या डे टू डे होता है। चलिए आगे, choose the most appropriate option that describes the meaning of the term unanchoring as used in the passage। unanchoring का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लो एंकर हमने फेंका, जैसे जो शिप होती है, जैसे ये शिप होती है, ये शिप है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैंने एक एंकर फेंका तो ये एंकर क्या करेगा? ये एंकर क्या करेगा? यहाँ पे आएगा और मिट्टी के अंदर धंस जाएगा और ये एक अटैचमेंट बन जाएगा। अगर मैं इसको अनएंकर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्री हो जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। अनएंकर अगर मैंने कर दिया तो ये फ्री हो जाएगा और फिर क्या होगी? शिप आराम से चल पाएगी। अब अगर एंकर मैंने हटा दिया तो शिप आराम से चल पाएगी। तो अनएंकरिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हटा देना या डिटैच कर देना। तो अनएंकरिंग का मतलब क्या हो रहा है? सी स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन दैट विल बी श्योरली एंकर्ड, गलत है। द राइजिंग एंकर विल फ्री इन्फ्लेशन, राइजिंग एंकर नहीं, राइजिंग एंकर तो क्या करेगा? उसको और ज्यादा बढ़ाने लग जाएगा, है ना, फ्री इन्फ्लेशन नहीं। The disjoint between inflation and its expectation, exactly। देखो disjoint, जब हम एंकर कर रहे थे तो जॉइन हुआ था, लेकिन जब हम अनएंकर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिसजॉइंट हो जाएगा। सो इट वुड बी ऑप्शन सी, डी। देखो रनअवे इन्फ्लेशन दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहना चाहता है। यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करनी है। सिनोनिम्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सिमिलर मीनिंग्स को सिनोनिम्स बोलते हैं। जो भी वर्ड लिखा होगा सेंटेंस में अंडरलाइन, उसी का एक भाई ढूंढना है मुझे, मतलब उसी के सेम मीनिंग वाला एक वर्ड मुझे यहाँ पे ढूंढना होगा। तो चलो डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words। ये है आपका आधा डायरेक्शंस। फिर क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड एंड मार्क योर रिस्पांस ऑन द आंसर शीट्स अकॉर्डिंगली। सीधा सा काम करना है यार आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखा होगा, हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन होगा। इस वर्ड जो अंडरलाइन है इसके लिए आपको एक मीनिंग ढूंढना है जो एग्जैक्टली वैसा ही मीनिंग दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लिखा है ही इज कंसिडर्ड द हार्बिंगर। अब हार्बिंगर का मतलब होता है बेटा एडवांस मैसेंजर। हार्बिंगर ये थोड़ा सा मुश्किल या अजीब वर्ड भी मान लेते हैं। हार्बिंगर का मतलब होता है एडवांस मैसेंजर। सो इट वुड बी बी ऑप्शन, एडवांस मैसेंजर। जो पहले से ही मैसेज दे देता है उसको एडवांस मैसेंजर या हार्बिंगर कहते हैं, है ना। कोई भी मैसेज पहुंचाने की जब जरूरत पड़े उससे पहले ही जाके मैसेज दे दे, दैट इज एडवांस मैसेंजर या हार्बिंगर। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा था विस्टा ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटीफुल। अब विस्टा का मतलब होता है बेटा, देखो विस्टा का मतलब होता है लैंडस्केप या सीनरी। लैंडस्केप या सीनरी, है ना। तो लैंडस्केप ले लेते हैं या सीनरी ले लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है लैंडस्केप, इसकी जगह पे सीनरी भी हो सकता था। जो सीनरी होता है या जो सीनिक ब्यूटी होता है उसको भी कह सकते हैं सीनिक ब्यूटी, इनमें से कुछ भी ले सकते थे आप। तो इसको बोलते हैं बेटा विस्टा। तो अब यहाँ पे विस्टा की जरूरत हमें पड़ रही है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट है। लैंडस्केप हमें मिल चुका है, इसलिए अब हम सीनरी विनरी के पीछे नहीं भागेंगे, लोकेशन फीचर और वाइटैलिटी के पीछे नहीं भागेंगे। क्या कर जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ में आंसर फिक्स कर देंगे। 18th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 18 बोल रहा है हर एक्ट वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट लैमेंटेबल।
अब लैमेंट का मतलब क्या होता है, उसी के बेसिस पे लैमेंटेबल ले लेंगे बेटा। सो लैमेंटेबल का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा ऐसा जिसको हम मतलब बिल्कुल अच्छा ना माने या पसंद ना करें, दैट इज लैमेंटेबल। अब चाहिए मेरे को इसका सेम मीनिंग। अब देखो अप्रिशिएबल, एक्सेप्टेबल और परमिसिबल, ये सारी चीजें तो पॉजिटिव नोट में है, लेकिन लैमेंटेबल एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमें क्या चाहिए होगा, डिप्लोरेबल चाहिए होगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। सो हेराक्टस वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट लैमेंटेबल, इट वुड बी डिप्लोरेबल। ठीक है, चलो नंबर 19 की बात करते हैं। The leader's endurance paid and he won the elections. अब endurance का मतलब क्या होता है? endurance का मतलब होता है लगातार या निरंतर कोई काम जब आप करते रहो उसको बोलते हैं निरंतरता या endurance। तो endurance का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी चीज में कंटिन्यूटी दिखाते हो या कंटिन्यू दिखाते हो कि कंटिन्यूली वो काम कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा सब्र दिखाते हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारे मीनिंग्स चलते हैं। सो पहला है पेशेंस, सक्सेस, एनिग्मा एंड कैप्टिविटी। एनिग्मा, कैप्टिविटी और सक्सेस बाहर है, इट वुड बी पेशेंस या फिर जिसको एंड्योरेंस भी कहा जाता है ना, कि कितना सहन शक्ति है, कितना सब्र है आपके अंदर, कितना आप बियर कर सकते हो उस चीज को। तो ये सारी चीजें पेशेंस या एंड्योरेंस कहलाती हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ व्हाइल ड्यूरिंग द विंटर। अब जॉन्ट का मतलब क्या है ये आपको बताना है। सी ध्यान से देखिए इसको। जॉइंट का मतलब होता है बेटा, जैसे जॉइंट होता है ना, इसी को आप जॉइंट से भी जोड़ सकते हैं। जॉइंट का मतलब ये होता है लोग जब एक साथ बहुत सारे एक साथ आ जाएं, तो जैसे गेट टुगेदर बोला जाता है ना, उसी को बोलते हैं जॉइंट भी। सो गेट टुगेदर इसका एक भाई या बहुत क्लोज फ्रेंड मान सकते हैं। सो गेट टुगेदर का यहाँ पे चाहिए। डेलिब्रेशन का मतलब होता है जानबूझ के कुछ करना, तो ए बाहर। इंटरसेक्शन का मतलब क्रॉस कर रहा हो। एक्सपेडिशन का मतलब तो यहाँ पे सेंस ही नहीं बना रहा है। एसोसिएशन के साथ हम जा सकते हैं, इट वुड बी जॉइंट का मतलब हो गया एसोसिएशन या फिर गेट टुगेदर भी इसका अच्छा मीनिंग हो जाता। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। लेकिन 21 के लिए आपको कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस पे आना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस आपके एग्जाम में 2021 से आना शुरू हो गए हैं। इसमें आपको एक सेंटेंस होता है, उसका आधा पार्ट लिखा होगा, आधे के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। हमको ऑप्शंस पढ़ के बताना होता है कि कौन सा वाला एग्जैक्टली इसको आगे कंटिन्यू करा सकता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कौन सा वाला कंटिन्यू करा पाएगा और कौन सा नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 2 क्वेश्चंस को रखा है स्क्रीन पे। लेट्स रीड 21 एंड 22 को करके सॉल्व करते हैं, फिर 23 पे आएंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूं, है ना। I decide not to take a decision. I do not decide a decision. I had not taken a decision. I decide I would not have taken a decision. अब देखो D का तो सेंस यहाँ से खत्म हो गया। D कुछ सेंस ही नहीं दे रहा है किसी भी तरीके से, खुद अलग ही सेंस नहीं दे रहा है, तो जोड़ने के बाद काम बनेगा। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ। ये A बोल रहा है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा। बी कह रहा है आई डू नॉट डिसाइड अ डिसीजन, मैं डिसीजन डिसाइड नहीं करता हूं। बी बाहर हो गया। सी आई हैड नॉट टेकन अ डिसीजन। अब यहां पे जब कह रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूं, तो ये सी क्या बोल रहा है, आई हैड नॉट टेकन अ डिसीजन, ये भी उल्टी बात हो गई। ऑप्शन नंबर ए ही फिट बैठ रहा है, आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूं कि अब मैं डिसीजन नहीं लूंगा। सो ऑप्शन नंबर ए ही इकलौता सेंस यहां पे बना पा रहा है। चलो 20 सेकंड पे बात करते हैं। If I were in your position, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन पर होता। सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी करने की चांस भी नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे ये कंडीशनल हो गया है, हमें मालूम है कंडीशनल में हम क्या करते हैं, इफ लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, वर लिखा है, मतलब V2 लिखा है, मतलब इधर वाला क्या होना चाहिए बेटा, एक पास्ट मॉडल चाहिए, साथ में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए बिना SES वाला। यही बात हमें यहाँ पे करना है। तो देखते हैं, आई हैड बीन एक्सेप्टिंग बाहर हो गया, आई वुड नॉट एक्सेप्ट ठीक है, आई वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टिंग गलत हो गया क्योंकि वुड के बाद में V1 चाहिए, तो सी वाला बाहर हो गया। डी देखो, शुड आई नॉट एक्सेप्ट द कंपेंसेशन, शुड तो हम कभी लगाते नहीं है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक, चलो 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। हैविंग रिटन मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारी नॉवेल्स लिखे होने पर भी या लिखने पर, 23rd क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। Having written many novels and short stories, she cannot be feeling about life. She cannot be feeling about life, गलत, कोई सेंस नहीं है, ये ग्रामेटिकली बहुत गलत है। B, she is to feel life too big to understand, गलत है, सेंटेंस ही गलत है।
कंस्ट्रक्शन ही गलत है। शी शुड नॉट हैव बीइंग फीलिंग, बीइंग फीलिंग नहीं, बीइंग फीलिंग होता तब यहाँ पे कुछ सही नहीं लगता, ये गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत है। डी, शी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली करेक्ट ग्रामेटिकल चॉइस। चलो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 24 पे, देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस, बहुत सारे करियर के ऑप्शंस हैं, ठीक बात है। यू कैन चूज एनी ऑफ देम, यू कैन चूज मेनी ऑफ देम। अरे बहुत सारे हैं, मैनी थोड़ी लगा लोगे, मैनी है तो मैनी थोड़ी चूज कर लेंगे, बी बाहर। यू शुड चूज नन ऑफ देम, अरे ये कैसा एडवाइस हुआ, यू वुड चूज वन ऑफ देम। अब देयर आर मेनी, अब जब यहाँ पे आर लग गया है तो हम यहाँ पे पास्ट मॉडल तो नहीं लगाएंगे, ये गलत है। कौन सा, प्रेजेंट मॉडल। यू कैन चूज एनी ऑफ देम, ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट चॉइस बेटा। अगर यहाँ लिखा होता देयर वर मेनी करियर ऑप्शंस, अब हम लगाते यू वुड चूज। अगर यहाँ लिखा है देयर आर, मतलब ये प्रेजेंट में है, तो हम कैन, विल और कैन लगाएंगे, विल लगाएंगे, माइट लगाएंगे, मे लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ऐसा कोई हम प्रेजेंट वाले कॉन्टेक्स्ट की बात करने वाला लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात। If you had prepared well, अगर तुमने बढ़िया से प्रिपेयर किया होता, ये बेटा कंडीशनल हो गया। अगर आपको देख के याद आ रहा हो, if से स्टार्टिंग होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर had के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ती है। सेकंड वाले पार्ट में फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में लगता है पास्ट मॉडल, और उसके बाद में लगता है have, और उसके बाद में लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ चीजें हैं जो फिक्स होती हैं, ये आप बदल नहीं सकते। अब देखते हैं, you would have been fared well, would लग गया, have लग गया, been लग गया, fared well लग गया, ये तो गड़बड़ है, ए आराम से गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट हो सकता है। You will have, पास्ट मॉडल नहीं है, बी बाहर। सी देखो, you must have, यहाँ पे फिर ये बाहर। You would have fared well, would have plus V3, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं बेटा, अगर कंडीशनल वाला रूल नहीं समझा होता तो यहाँ पे दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाती। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Where there is a will, अब अगर इसके लिए भी आपको ऑप्शन चाहिए हो तो बिल्कुल लानत है। Where there is a will, there is a way, खत्म। A C D बार, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा मैंने फटाक से कैसे बता दिया, ये कहावत है, क्या है, जहां चाह है वहां राह है। So where there is a will, there is a way, ऑप्शन नंबर बी is the only choice that can fit here। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। इट इज गेटिंग डार्क, मतलब अंधेरा हो रहा है या रात हो रही है। अब यहाँ पे इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, अब ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। शुड आई बी टर्निंग द लाइट्स, शुड आई बी टर्निंग द लाइट्स, ऑन तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, बी बाहर हो गया। मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स, मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स, गलत है। कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, सी यहाँ पे मस्ट मतलब मैंडेटरी कर दिया, शुड में सजेशन कर रहा है लेकिन ऑन नहीं है, मे में परमिशन ले रहा है, मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स। अब यहाँ पे फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ये मेंशन नहीं है। जब तक फॉर्मल इनफॉर्मल मेंशन नहीं होता तब तक हम मे नहीं यूज करते हैं बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, ठीक है। मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स नहीं, मे कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स। इट इज गेटिंग डार्क, सो कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स, ऑप्शन नंबर डी वुड फिक्स करेक्टली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। वंस आई मेट अ ट्रैवलर, एक बार मैं एक ट्रैवलर से मिला था। फिर क्या हुआ, हु सेड ही हैड बीन टू एन एंशिएंट प्लेस, ही सेड। वंस आई मेट अ ट्रैवलर, ही सेड, ये तो हो नहीं पाएगा, बी वाला बाहर है, ये तो हो नहीं पाएगा। सी देखो, हु कैन बी सेड, हु कैन बी सेड ही हैड बीन टू एन एंशिएंट प्लेस, ग्रामेटिकली गलत। डी, ही सेड एन एंशिएंट, अब फिर से हम ही से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। वंस आई मेट अ ट्रैवलर, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे बात करनी है तो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे, ठीक है। हम ट्रैवलर की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हु को लगा देंगे बेटा। तो क्या हो रहा है, वंस आई मेट अ ट्रैवलर हु सेड ही हैड बीन टू अ प्लेस, टू एन एंशिएंट प्लेस, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। क्लियर बात है, 28 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो 29th और 30th क्वेश्चन को एक साथ स्क्रॉल करके देखते हैं। मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रुथ ऑफ ऑल, Man is the greatest truth of all. Nothing can be with him. There is nothing beyond him. There cannot be nothing to him. देखो cannot be nothing तो बाहर है, क्योंकि cannot be negative इसके साथ में nothing भी negative बाहर है। There is nothing truth about him. There is nothing true about him अगर होता तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन there is nothing truth तो कुछ नहीं है। अब nothing can be with him. Man is the greatest truth of all. Nothing can be with him. अरे ये कैसा सेंटेंस हुआ? There is nothing beyond him. Man is the greatest truth of all. Greatest truth man है, उसके beyond या उससे आगे कुछ भी नहीं है। So it would be option B. There is nothing beyond him. Option number B is the correct choice. Number 30th पे आते हैं। If your life is circumscribed by habits alone,
तो क्या करना पड़ेगा? इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन। अब हम इसके साथ में कौन सा वाला जोड़ सकते हैं? ध्यान से इसको समझो बेटा। देखो अगर तुम्हारी लाइफ सर्कमस्क्राइब्ड है, इज लिखा हुआ है, यू वर तो नहीं होगा और यहाँ पे यू वर भी नहीं होगा, यू आर हो सकता है या फिर यू कैन हो सकता है, लेकिन हम जाएंगे किसके साथ में? इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, you are merely an imitative machine, you can be living in an imitative world. You can be living नहीं होगा, ये गलत है। You are merely, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा है तो तुम एक सिर्फ कॉपी करने की मशीन हो, इमिटेट करने की मशीन हो। चलो, सो 30 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब ये भाई साहब आ गए हमारे पास में। देखो एक होता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, काफी टाइम लेते हैं। एक होता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और इनका आंसर करना भी बड़ा इजी होता है। तो सजेस्टेड यही है कि आप इनको तो कम से कम एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। उन वाले में अगर बहुत लेंदी लग रहा है या लग रहा है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो छोड़ देना। ये वाले तो सारे घंटे के बने होते हैं भाई। चलो, इन द फिलामेंट्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी हिंट्स भी हमें मिलती रहती हैं। इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते ही हमें हिंट्स मिलना फटाफट शुरू हो जाती हैं। देखो इन द फिलामेंट्स ऑफ, अब यहाँ पे पी स्टार्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है, पी खत्म भी नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे इन द फिलामेंट्स ऑफ पे खत्म नहीं होगा तो क्या बच रहा है बेटा? बी बार, सी बार और डी बार। क्या बच रहा है? ए ऑप्शन बच रहा है। अब ना चाहते हुए हमें क्या लेना पड़ेगा? ऑप्शन ए लेना पड़ेगा, क्योंकि पी से देखो 3 खत्म हो रहे हैं, एक बच गया। QPSR हमारे पास में यहाँ बच गया है। QPSR को पढ़ते हैं। रुबिडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ photoelectric cells which convert light energy into electrical energy। तो QPSR यहाँ पे फिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल देंगे। देखो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें यही अच्छा रहता है कि आप एक पकड़ लो कि कौन सा एंड ही नहीं कर सकता। अब एंड के जैसे हमें 3 मिल गए कि भैया P 3 में एंड कर रहा है, भगा दो इसको आगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चल लिए। देखो 31st क्वेश्चन करने में कितना कम टाइम लगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको आपको बिल्कुल भी क्विट या स्किप नहीं करना चाहिए, ये वाला तो आपको करना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 देखते हैं। He urged so many to get involved. Who has left his mark? देखो Q स्टार्टिंग नहीं करेगा, यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो गई, Q स्टार्टिंग नहीं करेगा। कौन सा बार? C वाला ऑप्शन बार। This is the final word of an education philosopher on a world in which, अब यहाँ पे S खत्म नहीं कर सकता, तो S खत्म यहाँ पे एक ही में कर रहा था, ठीक है। अब हम शुरुआत किससे करेंगे? देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, who has left his mark, Q स्टार्टिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें तो R, S और दो चीजें स्टार्ट कर रही, R और S दो चीजें स्टार्ट कर रही, एक है RS, एक है SP और एक है QR। तो यहाँ पे जोड़ जोड़ के देख लेते हैं कौन सा वाला बन रहा है। पहले देखते हैं RS को। This is the final word of an education philosopher, he urged। अबे इसके बाद जस्ट ही थोड़ी लगा देंगे, तो RS यहाँ से बाहर हो रहा है। SP देखते हैं, on a world in which S के साथ में P, on a world in which he urged so many to get involved, S के साथ में P लगाया, उसके साथ में Q, he has so many to get involved, who has left his mark, this is the final word, गलत हो गया, SPQR गलत है। D देखते हैं, RQSP देखते हैं, R से शुरुआत करते हैं। This is the final word of an education philosopher who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved। Obviously option number D is the correct choice। ठीक है, थोड़ा सा बेटा ग्रामेटिकली अगर आप साउंड हो तो आप इसको आराम से कर पाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे पहला बोल रहा है और दी ऑपोजिट, P स्टार्टिंग नहीं करेगा, एक ऑप्शन पट से बाहर हो गया। Where you say one thing, irony is a figure of speech, while you mean another। अब यहाँ पे S शुरुआत नहीं कर पाएगा, S शुरुआत कर भी नहीं रहा है, ठीक है ना, S खत्म कर पाएगा, S खत्म भी नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा वाला यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए है। देखो RS है, QS है और RQ है, कौन सा वाला स्टार्टिंग करेगा? चलो इसको पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं RS को। Irony is a figure of speech, फिर इसके बाद में आएगा S। Irony is a figure of speech while you mean another, अच्छा RS फिर Q, where you say one thing or the opposite, अरे A बाहर है। B देखो QSPR की बात करते हैं, Q से शुरुआत करते हैं, where you say one thing गलत है, QSPR, RQSP पढ़ते हैं, R से पढ़ते हैं। Irony is a figure of speech where you say one thing, फिर S while you mean another or the opposite। Perfect, option number C is the correct thing। ठीक है, चलो इसी कॉन्टेक्स्ट का 2022 में क्या हुआ था, 2021 वाले में क्या हुआ था, या आई गेस अप्रैल वाले में हुआ था।
इसी जैसा आया था लेकिन वहां पे ऑक्सीमोरॉन लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आयरनी का क्वेश्चन बना दिया है। देखो चीजें सेम ही रह रही है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे तो बहुत हद तक चीजें समझ आएंगी बेटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 34 देखेंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड इन द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। ठीक है, इन द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड, क्यू यहाँ पे शुरुआत करने के लिए काबिल नहीं लग रहा है मुझे, तो क्यू को शुरुआत करने के कॉन्टेक्स्ट से हटा देंगे, बी को यहाँ से हटा देते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड, अब ये शुरुआत तो नहीं कर सकता पी, है ना, पी शुरुआत नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। पढ़ते हैं आर एस है, एस आर है और आर क्यू है। पहले पढ़ते हैं आर एस क्या कह रहा है। देखो आर एस को अगर हम पढ़े तो ये कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। आर एस गलत हो गया, आर एस गलत है। फिर पढ़ते हैं हम एस आर को, द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम। एस आर भी गलत हो गया, सी बाहर। अब आर क्यू पढ़ते हैं, आर बोल रहा है द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन द मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 35। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी the camel uses fat in the desert during its long journey। इससे आसान और क्या ही क्वेश्चन हो पाएगा बेटा, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? देखो ध्यान से, इसमें हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, देखो कैमल की बात कर रहे हैं, पहले हम कैमल को ले लेते हैं। तो क्यू बोल रहा है कैमल, तो क्यू ले लिया हमने, कैमल यूजेस, द कैमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर हमने ले लिया पी एज अ फैट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर ले लिया हमने ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी इन द डेजर्ट, अब फिर ले लिया एस और आर, क्यू पी एस आर। अब इस ऑप्शन को मैच करा लेते हैं। देखो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही आ गया, बी सी डी को बाहर कर देंगे, क्या आ गया क्यू पी एस आर। तो ऐसे सस्ते वाले क्वेश्चंस आप इस तरीके से भी फटाफट कर सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा ऑप्शंस की हेल्प ले, फटाफट अरेंजमेंट किया, ऑप्शन ढूंढा, फट से टिक मार दिया। ठीक, चलो आगे नंबर 36 को देखते हैं। 36 बोल रहा है मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइंस डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी और द इवेंट्स। सी और द इवेंट्स मतलब एस वाला पॉइंट स्टार्टिंग नहीं कर सकता है, so this would be out, है ना, स्टार्टिंग करने के लिए एस वाला पॉइंट खराब है, तो डी को मैंने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब बाकी चीजें जितनी हैं उन पे बात करते हैं कि वो चीजें क्या क्या कर सकती हैं। तो यहाँ पे एस आर क्यू पी मैंने बाहर कर दिया, एस यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकता था। अब हमारे पास बचता है क्यू एस, फिर बचता है क्यू पी और फिर बचता है आर एस। पहला है क्यू एस, देखो द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइंस और द इवेंट्स। अरे क्यू के साथ में एस तो मतलब ही नहीं बना पा रहा है यार, तो क्यू के साथ में एस जब मतलब नहीं बना पा रहा है तो इसको हम फिलहाल हटा रहे हैं। द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइंस और द इवेंट्स, यहाँ पे क्यू एस मतलब नहीं बना पा रहा, तो इसको हटाते हैं फिलहाल, ये अभी फिलहाल हटा देते हैं। द बिगिनिंग एंड द, अब यहाँ पे है क्यू पी, द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइंस मस्ट सपोर्ट द मेन पॉइंट, ये बात ठीक है, क्यू पी सही है। एस देखते हैं उसके बाद में, must support the main point or the events described in the story, बिल्कुल ठीक बात है, QPSR अच्छा लग रहा है। सी देखते हैं, RSQP देखते हैं। R से शुरुआत अगर हम करें, described in the story बिल्कुल गलत है, सी बाहर है, ऑप्शन नंबर बी would be the correct choice। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। is being systematically damaged, P से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, P भाई साहब यहाँ से बाहर हो गए क्योंकि इससे हम स्टार्टिंग नहीं करते हैं। Our beautiful riverine ecosystem by industrial pollution channeled into rivers। अब क्या क्या चीजें बच रही हैं, देखो RS बच रहा है, QP बच रहा है, SR बच रहा है। कौन से वाले से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके फटाफट सबको देख लेते हैं बेटा। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं RS की। तो RS को अगर हम पढ़ें, ये बोल रहा है बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, R के बाद में S, बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर्स, गलत हो गया, RS यहां से बाहर। बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से तो स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि कोई चीज के थ्रू हो रहा है ये, तो क्या चीज हो रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के थ्रू, ये चीज नहीं मालूम है अभी, तो फिलहाल इसको हटाते हैं। फिर देखते हैं QPRS क्या कह रहा है, Q से स्टार्टिंग करें। आवर ब्यूटीफुल रिवरिंग इकोसिस्टम इज बीइंग सिस्टमैटिकली डैमेज्ड बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये बढ़िया है, सी वाला ऑप्शन काफी लॉजिकल है। SRQP देखते हैं बेटा, SR चैनल्ड इनटू रिवर्स बाय इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, Our beautiful river ecosystem is being systematically damaged, गलत, एकदम गलत है। ये सिर्फ वैसा ही एग्जांपल हो गया जैसे मैं बोलूं कि पहुंचा मैं घर पे, खाया मैंने रोटी, गया मैं फिर जाके सो। अरे ये कैसी बात होती है, इसका एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए ना, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और ये एकदम लॉजिकली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू, अब ड्यू टू से ना खत्म हो सकता
तो खत्म यहाँ पे P वाला पॉइंट, मतलब C यहाँ से बाहर हो गया। नियरनेस टू द व्यूअर्स, इट्स रेडी अवेलेबिलिटी एंड, ना R शुरू कर सकता है ना R खत्म कर सकता है। R यहाँ पे देखो शुरू कर रहा था तो इसको बाहर कर दिया, खत्म कहीं नहीं कर रहा है, ठीक है। द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग, अब S भैया यहाँ पे खत्म कर सकता है कि नहीं या शुरू कर सकता है कि नहीं, इस चीज में थोड़ा सा डाउट है। तो चलो इसको पढ़ के देखते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट शुरू करेगा, कौन सा वाला खत्म करेगा। अब हमारे पास में दो चीजें हैं, एक है QR और दूसरा है SP। लेट्स रीड QR। देखो, नियरनेस टू द व्यूअर्स, इट्स रेडी अवेलेबिलिटी, गलत हो गया, QR का कोई मतलब नहीं है। SP पढ़ते हैं। द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग, S के साथ में P। द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग द फिल्म इंडस्ट्री due to its ready availability and nearness to the viewers. Perfect. Option number B is the correct choice. चलिए 39th क्वेश्चन पे आते हैं। They built an artificial intelligence system. Okay. अभी यहाँ पे नहीं मालूम है दे किस लिए आया है, तो P को यहाँ से हटा रहे हैं, दो ऑप्शंस यहाँ से बाहर हो गए। Researchers say that, क्या कह रहे हैं रिसर्चर्स, क्यों खत्म नहीं करेगा, चलो दो जो खत्म कर रहा था वो बाहर हो गया। Makes ethical judgments, R शुरुआत नहीं कर सकता, चलो कर भी नहीं रहा है। That like humans, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है QP की और QR की, चलिए QP और QR को पढ़ते हैं। देखो, researchers say that they built an artificial intelligence, QP सही है, QR को पढ़ते हैं। Researchers say that makes ethical judgments, अबे researchers say that makes ethical judgments, ये क्या है, QR गलत, ऑप्शन नंबर A सही, QPSR। चलो पढ़ के देखते हैं एक बार। Researchers say that they built an artificial intelligence system that like humans makes ethical judgments. Perfect. QPSR, यानी ऑप्शन नंबर A is the correct choice for question number 39. Let's get to question number 40. He is a fool. It is that. अरे, others think intelligently. It is not that. He does not think. Okay. बड़ा अजीब सा ही लिखा हुआ है, लेकिन है सेंटेंस बड़ा इजी सा। तो चलो इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो, अगर हम शुरुआत करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे he is a fool, it is that, others think intelligently, यहाँ पे it is not that से शुरुआत हो सकती है, R से शुरुआत हो सकती है। अब R से देखते हैं, it is not that he is a fool। See, R के साथ में अगर हम P जोड़े, it is not that, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है, it is not that he is a fool। अब उसके बाद में फिर जोड़े, it is a fool, it is that he does not think others think intelligently। He does not think others think intelligently। तो S के साथ में Q आ जाएगा, RPSQ ये हो गया। देखो, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है, ऐसी बात है कि उसको नहीं लगता कि बाकी लोग भी बुद्धिमानी से सोच सकते हैं, उसका ऐसा लगता है कि बस मैं ही बुद्धिमान हूँ। RPSQ को जोड़ेंगे और यहाँ पे हमारे पास में आ गया ऑप्शन नंबर B, C और D बाहर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। ठीक है, ऑप्शन B। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की साइड। 41 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्लोज कंपोजिशन, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट, तीन में से कोई से भी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिलहाल अभी आजकल कंपोजिशन लिखा हुआ है, इसलिए क्लोज कंपोजिशन पढ़ेंगे। करना क्या होता है, डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। Select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheets accordingly। सीधा सा काम करना है भैया, एक पैराग्राफ है यार, इसमें से हर सेंटेंस में से एक वर्ड निकाल दिया गया है जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब हर वर्ड के लिए आपको 4 ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे 41 वाले ब्लैंक के लिए A B C D 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि जो कॉन्टेक्स्ट इसका निकल रहा है उसके हिसाब से A B C D में से कौन सा यहाँ मैं फिट कर दूं तो ये बिल्कुल परफेक्टली एक अच्छा मीनिंग देने लगेगा। इतनी सी बात करनी है और आपको सेलेक्ट करके लिख देना है A B C D में से कौन सा आंसर आप एज अ करेक्ट चॉइस मानना चाहते हो। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। पहला बोल रहा है बैंकिंग इज डैश एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक to reach greater prosperity and help build a better system। ठीक है, banking is dash essential building। अब यहाँ पे आ तो लग ही नहीं पाएगा, the essential building नहीं, एक जरूरी होता है तो the बिल्कुल नहीं लगाते हैं, the लगाने के लिए most होना चाहिए था। अब यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक लिखा है तो सम भी नहीं आ पाएगा, ये भी बाहर क्या हो रहा है बेटा, A हो रहा है। So banking is a essential, sorry, I'm so sorry, banking is an essential building block। आ तो लगा नहीं सकते ना, एसेंशियल है, वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है। सो बैंकिंग इज एन एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक टू रीच ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर सिस्टम डैश फाइनेंशियल सर्विसेज कैन क्रिएट अ पाथ आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टू रीच ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर सिस्टम
dash financial services can create a path out of poverty where which whose. अब क्या सिस्टम बनाना चाह रहा है? To reach great prosperity and help build a better system. एक better system बनाना है जहां पे financial services क्या करें? गरीबी या पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल पाए। तो वर्ड तो यूज नहीं करते हैं, which यूज नहीं कर सकते, whose यूज नहीं कर सकते, where यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पर क्या हो या जिसके थ्रू क्या हो, फाइनेंशियल सर्विसेज का क्रिएट अ पाथ आउट ऑफ पॉवर्टी हो जाए। तो पहला है एंड, दूसरा हो जाएगा वेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। However, big traditional banks often exclude low-income populations dash requirements or by using historically discriminatory practices. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज का हिंट मुझे मिल गया है, और by using historically discriminatory practices, low income populations dash requirements or by using। अब जब और के साथ में by लिखा है तो क्या हिंट मिल गया? इधर भी क्या करेंगे? by लिखेंगे। to with or for यहाँ से हट जाएगा। by requirements, यहाँ पे by फिक्स हो गया क्योंकि इसका हिंट कहां से मिला था बेटा? यहाँ से मिला था। by using historically discriminatory practices that keep dash low income customers dash from formal finance, that keep dash low income customers। अब यहाँ पे dash keep dash वाले में हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझो इस चीज को। that keep dash low income customers, अब यहाँ पे customers क्या है? प्लूरल है, तो this तो हट गया है ना, which लगा ही नहीं सकते। that keep where low income customers का मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? these। अब यहाँ पे वही वाले कस्टमर्स हैं जिनका यहाँ पे खाता नहीं खुलने दिया जा रहा था, वही लो इनकम वाली पॉपुलेशन है, तो these low income customers के बारे में बात यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सो 44 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज these के साथ में। 45 देखते हैं, लो इनकम कस्टमर्स डैश फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंस। अब इसके साथ में कौन सा ले सकते हैं? देखो दैट कीप, अच्छा कीप के साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा? कि जैसे आपने अगर कभी ऑल आउट या मॉर्टिन पढ़ा हो तो उसमें लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, लिखा होता है। तो कीप के साथ में क्या लगा सकते हैं? ऑप्शंस में वे, फॉर, अवे और नियर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, कीप अवे फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंस। देखो ये चीज आपको याद रखनी है, कीप के साथ में बेटा हम हमेशा अवे लगाएंगे, याद रखिए, और साथ में फ्रॉम भी लगाएंगे। सो कीप अवे फ्रॉम फाइनल फाइनेंस, ये एकदम परफेक्ट है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ फिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप अवे लगा के इसको ठीक कर दोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो 45 तक आई गेस सब समझ आ गया होगा, 46 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे चैलेंज लेके आ रहा है। सो नाउ इट इज फिर बोल रहा है मॉडर्न लाइफस्टाइल्स आर प्रेडिकेटेड, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो प्रेडिकेटेड है डैश ऑन डेट। मॉडर्न लाइफ्स आर प्रेडिकेटेड डैश डेट ऑन डेट, विद डेट या फॉर डेट या इन डेट। कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? देखो मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो क्या है? डेट पर ही चल रही है, तो ऑन के साथ में हम यहाँ पे चले जाएंगे। ऑन डेट है ना, ऑन डेट, ये डेट पे या कर्ज पे ही चल रही है, विद नहीं, फॉर नहीं, इन नहीं। ठीक है, इफ यू हैव अ स्टेबल एंड रिलायबल इनकम, have a bank account with access to a range dash modern financial products। अब रेंज के साथ में क्या लगाना पड़ेगा बेटा? देखो ये बहुत इजी है। अगर कह रहा है कि अगर आपके पास एक स्टेबल और रिलायबल इनकम है और आपके पास एक बैंक अकाउंट है विद एक्सेस टू अ रेंज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जब भी किसी चीज की रेंज हो या जब भी कोई चीज के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो आप क्या बोलोगे? आई हैव अ वैरायटी ऑफ, आई हैव अ रेंज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो रेंज ऑफ होता तब भी ऑफ, देखो डबल एफ वाला नहीं, अगर यहाँ ऑप्शन में होगा डबल एफ वाला तो उसको तुरंत काट देना। रेंज ऑफ या वैरायटी ऑफ या फिर एक्सेस ऑफ, है ना, ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यू कैन मैनेज योर डेट्स एफिशिएंटली, फिर आप अपने डेट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 48। देखो दिस डैश व्हाट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज फॉर। कह रहा है कि यही वो है जिसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम पूरा होता है। तो यहाँ पे इज फॉर लिखा है, तो जब मैं बोलूंगा कि यही वो बात है जिसके लिए पूरा फाइनेंशियल सिस्टम होता है, तो यही वो बात है के लिए मुझे हैज, वाज और मीन्स तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज फॉर, ये वही बात है जिसके लिए पूरा फाइनेंशियल सिस्टम होता है। सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला 49। बट अब यहाँ पे फिर आगे डेट जो होता है, जो कर्ज होता है, बट डेट डैश अ लाइफ टाइम ट्रैप इफ यू डोंट हैव इजी एक्सेस टू डैश। ठीक है, लेकिन जो कर्ज होता है ये क्या बन जाता है?
कर्ज क्या बन जाता है बेटा, देखो ये डेट क्या है, ये बन जाता है लाइफ टाइम ट्रैप। अब बनने के लिए कम्स और गोस तो लिखेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, या तो बिकम्स है तो बिकम। अब डेट क्या है, सिमिलर चीज है तो बिकम्स लिखेंगे, बिकम नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बट डेट बिकम्स, BECOMES, but debt becomes a lifetime trap if you don't have easy access to that financial products। अब इसके साथ में क्या लिख सकते हैं, ये देखो, lifetime trap if you don't have access to easy access to dash financial products। अब कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, कई सारे चाहिए, दैट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अभी आप देखो एक चीज तो कॉमन सेंस से, प्रोडक्ट्स लिखा है तो मतलब प्लूरल है, दैट तो लगा नहीं सकते, दिस भी नहीं लगा सकते, विच हम यहाँ क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, क्या लग जाएगा, दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पे करने लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फिर है प्रेपोजिशन एंड डिटरमिनर्स वाला क्वेश्चन। प्रेपोजिशन और डिटरमिनर बताना है, सिंपल सा काम करना है। देखो फिल द ब्लैंक्स दो कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जाने लगा है बेटा। कभी-कभी फिल द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आपसे पूछता है कि मतलब सारे तरीके से, कभी डिफिकल्ट वर्ड्स के बेसिस पे पूछ लिया, कभी आर्टिकल्स पूछ लिया, कभी ग्रामेटिकल पूछ लिया, अलग-अलग चल रहा है। एक तो वो वाला हो गया, दूसरा यहाँ पे प्रेपोजिशन और डिटरमिनर्स का ही सिर्फ पूछा जाएगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली प्रेपोजिशन जो फिक्स होते हैं उनको पूछा जाता है, और डिटरमिनर्स में तो फिर डेफिनेटली जो एडजेक्टिव्स के काम करते हैं वाले कोई से भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन वालों को ध्यान से देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं उनको भी ध्यान रखने के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से हो पाएंगे, एल्स इनको करना थोड़ा सा मुश्किल बेटा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे इनको डील करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड द ड्यूज डैश नाउ। अब देखो कह रहा है कि अब तक राहुल को जो ड्यूज थे, जो पेंडिंग पैसा था वो मिल गया होगा। इसके लिए क्या होता है बेटा, फिक्स होता है बाय नाउ। क्या होता है, बाय नाउ। बाय है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, टिल, फॉर और टू के बारे में बात नहीं होगी। जब भी कभी ऐसा हो अब तक तो ये हो गया होगा, तो अब तक के लिए क्या लगाते हैं बेटा, बाय नाउ लगाया जाता है। अब तक का अगर जब भी बात होगा आप बाय को लगाओगे। ठीक है, बी बाय वाला बाय। तो 51 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम डैश यू फॉर द प्रोग्राम। कितने स्टूडेंट्स आए हैं, हैव कम डैश यू, बाय यू, फॉर यू, टिल यू। इनका तो मतलब ही नहीं है, क्या लिखेंगे, अलोंग विद यू फॉर द प्रोग्राम। तुम्हारे साथ कितने बच्चे आए हैं प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अलोंग विद ही सिर्फ एक फिट हो रहा है, बाय यू, फॉर यू और टिल यू नहीं हो सकता था। यहाँ पे सिर्फ विद यू भी हो सकता था और अलोंग विद भी हो सकता है। विद होता तो थोड़ा कम करेक्ट होता, अलोंग विद है तो थोड़ा सा बेटर ये ऑप्शन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी अलोंग विद के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, यू नीड टू मेक अदर्स फील दैट यू आर सेकंड डैश नन। ठीक है, अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप किसी से भी सेकंड नहीं हो, आप हमेशा प्रायोरिटी हो। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, यू आर सेकंड टू नन, यू आर सेकंड टू नन। तो बाय खत्म, टू यहाँ पे फिट, विद नहीं, फॉर नहीं। ठीक है, तो यू आर सेकंड टू नन, ये वाली चीज आपको यहाँ पे फिट करनी पड़ेगी। क्लियर है, तो यू आर सेकंड टू नन आप यहाँ पे फिट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही कहने का तरीका है। आप और कोई प्रीपोजिशन में ना कंफ्यूज हो सकते हैं और ना ही यहाँ पे हमारे पास और कोई प्रीपोजिशन लगाने का ऑप्शन बचता है बेटा। चलिए 54th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से इसको समझिए। अभी कह रहा है स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ डैश डिलेमा। हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा होता है यहाँ पे, हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा एक ऐसा इडियम है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज के भ्रम में रहना, कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, या मैं तो ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। सो वी हैव हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, दिस इज अ फिक्स आर्टिकल का क्वेश्चन, इसलिए आर के साथ में इसको फिक्स कर देंगे। राइट, चलो 55th पे आते हैं, लेट्स गेट टू 55th। Amid dash few incidents of violence, the voting went on well. went on well. अब हमारे पास में जो few है ना, इसके साथ में तीन चीजें होती हैं। एक तो सीधा few होता है, एक होता है a few और तीसरा होता है the few। ये तीन ही ऑप्शंस हमारे पास में है। तो few के पहले ब्लैंक लगा है तो ये तो बाहर हो गया, या तो a few या the few। सी the few तो हमारे पास ऑप्शंस में ही नहीं है, मतलब some, no और ये हटा नहीं सकते। Amid dash few incidents of violence, the voting went on well. अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, amid a few incidents of violence, the voting went well. ठीक है, अगर हम यहाँ पे no article का ऑप्शन चूज करते हैं, इसका मतलब है ये लगभग जीरो वाले केस को बताने लगता। तो no article का मतलब होता है जीरो,
इसीलिए हम यहाँ पे कंसर्न दिखाया था कि कुछ वायलेंस इंसिडेंट हुए थे, तब भी वोटिंग बढ़िया से चलती चली गई, इसलिए ए ऑप्शन के साथ में हम बेटा चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। डैश यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक, अब यूनिवर्सिटी के पहले मुझे फिल करना है। देखो द यूनिवर्सिटी सम नहीं लगाएंगे, अगर नाम लिखा होता तब द यूनिवर्सिटी लगाते हैं। सम यूनिवर्सिटीज सम यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता, सम के बाद प्लूरल चाहिए, इसलिए दो ऑप्शन यहां से बाहर हो गए। अब एन यूनिवर्सिटी या आ यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी जब मैं लिखूंगा तो ये या आएगा पहला वर्ड, या बेटा अ से अ के बीच में नहीं आता है, ये हमने आर्टिकल वाले रूल में पढ़ा था, इसलिए एन नहीं लग सकता। यहाँ पे क्या लगेगा, अ यूनिवर्सिटी। A university is a place for thinking and learning. 57 देखेंगे। Education is a manifestation of the perfection already in a man. Of a perfection तो हो नहीं सकता, some के बाद में plural चाहिए, to के साथ में कुछ और चाहिए, तो of the perfection की बात यहाँ पे हम fix कर देंगे। So 57 भी चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Entry dash the building was restricted due to the COVID-19 pandemic. ठीक है, अब एंट्री की बात यहाँ पे हो रही है। एंट्री डैश द बिल्डिंग, इनटू द बिल्डिंग, ऑफ द बिल्डिंग, फॉर द बिल्डिंग, बाय द बिल्डिंग, कौन से वाले के साथ हम जा सकते हैं, ये थोड़ा सा कंसर्न क्वेश्चन है। देखो अब अगर हम बात करें एंट्री की, तो जब हम किसी भी चीज में फिजिकली जाना चाहें तब इसके साथ में प्रीपोजिशन को नहीं यूज करते हैं, और अगर हमको करना हो तो हम सिर्फ इन या इनटू को यूज कर सकते हैं। सो एंट्री इनटू द बिल्डिंग was restricted due to the COVID-19 pandemic, मतलब बिल्डिंग का पूरा एंट्रेंस को ही बंद कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री का मतलब है आप विजिट भी नहीं कर सकते, आप विजिट भी नहीं कर सकते, आसपास भी नहीं जा सकते हैं, ये वाला मतलब है एंट्री का। सो एंट्री इनटू द बिल्डिंग वुड बी द करेक्ट चॉइस। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 60। Ranjit has been elected as डैश लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस। रंजीत को भैया ग्रुप लीडर बना दिया गया है। अब रंजीत भाई साहब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रंजीत हैज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस। सी इकलौता लीडर है तो द लीडर की बात यहाँ पे करनी पड़ेगी। अ लीडर, एन लीडर या सम लीडर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लीडर तो एक ही होता है, तो द लीडर की बात करेंगे क्योंकि पूरे ग्रुप में वही स्टैंड आउट करता है। ठीक है, चलो। सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोंस्ट्रेटेड डैश द ड्रॉप जोन फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। सो यहाँ पे वी हैव द ड्रॉप ऑफ was demonstrated dash the drop zone from altitude of 5000 मीटर। तो at की जगह यहाँ पड़ेगी in, with और by को हटा देंगे, it would be option B that gets as the correct choice। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस आज के लिए हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में we'll be discussing इसके आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप इन चीजों को बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस को सीखिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। See you in next video. Till then, thank you. Have a nice